जब आदत छूट जाए तो किस तरह तत्काल उसे प्राप्त करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी आदतों को लेकर कितने निरंतर हैं, लेकिन यह निश्चित है कि जीवन आपको किसी बिंदु पर बाधित कर देगा। पूर्णता संभव नहीं होती है। ज्यादा वक्त नहीं निकलेगा कि कोई आपात स्थिति पैदा हो जाएगी, आप बीमार हो जाते हैं या आपको काम के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है या आपके परिवार को आपके समय की थोड़ी अधिक जरूरत होती है। जब भी मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं खुद को एक सरल नियम की याद दिलाने की कोशिश करता हूं, कभी भी 2 बार चूक मत करो। यदि मैं एक दिन चूक जाता हूं तो मैं जितनी जल्दी संभव हो सके इसे वापस पाने के लिए प्रयास करता हूं। एक वर्कआउट चूक सकता हूं, लेकिन मैं लगातार 2 बार चूक करने नहीं जा रहा हूं। हो सकता है कि मैं एक पूरा पिज्जा खा जाऊं, लेकिन मैं इसके बाद स्वस्थ भोजन भी ग्रहण करूंगा। मैं परिपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन मैं दूसरी चूक से बच सकता हूं। जैसे ही एक लकीर समाप्त होती है तो मैं अगली एक पर शुरू हो जाता हूं। पहली गलती कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। बार बार होने वाली गलतियों की सर्पिल रेखा आपको नुकसान देती है। एक बार चूक संयोगवश हो सकती है, 2 बार चूक होना एक नई आदत की शुरुआत होती है। यही विजेताओं और हारे लोगों के बीच खास अंतर है। कोई भी खराब प्रदर्शन कर सकता है, खराब वर्कआउट कर सकता है या काम पर एक खराब दिन हो सकता है, लेकिन जब सफल लोग असफल होते हैं तो वे जल्दी से पलटते हैं। किसी आदत के टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी पुनः प्राप्ति तेज हो। मुझे लगता है कि यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इससे जुड़े रहना चाहूंगा, भले ही मैं एक आदत के रूप में या पूरी तरह से मैं जैसा चाहूं वैसा न कर सकूं। अक्सर हम अपनी आदतों के साथ एक या कुछ भी नहीं के चक्र में गिर जाते हैं। समस्या फिसलना नहीं है, समस्या ये सोच है कि यदि आप सटीक तरह से कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपको इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको यह महसूस तक नहीं होता है कि आपके बुरे या व्यस्त दिनों में ये कितना मूल्यवान रहता है। बर्बाद हुए दिन आपको उससे अधिक चोट पहुंचाते हैं जितने सफल दिन आपकी मदद करते हैं। यदि आप $100 से शुरू करते हैं तो 50% लाभ आपको $150 तक ले जाएगा, लेकिन आपको $100 की स्थिति में वापस लौटने के लिए केवल 33% नुकसान की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में 33% हानि से बचना उतना ही मूल्यवान है जितना कि 50% लाभ प्राप्त करना। जैसा कि चार्ली मंगेर कहते हैं, कंपाउंडिंग का पहला नियम इसे कभी भी अनावश्यक रूप से बाधित न करें। यही कारण है कि बुरे वर्कआउट्स अक्सर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सुस्त दिन और बुरे वर्कआउट्स आपके पिछले अच्छे दिनों से अर्जित चक्रवृद्धि लाभ को बनाए रखते हैं। बस कुछ करते रहें, 10 स्क्वाट्स, 5 स्प्रिंट्स, 1 पुशअप, वास्तव में कुछ करना ही बहुत बड़ा होता है। शून्य मत डालो, नुकसान को आपके चक्रवृद्धि लाभ को मत खाने दो। इसके अलावा हमेशा यह अहम नहीं होता कि वर्कआउट के दौरान क्या होता है। महत्ता उस प्रकार का व्यक्ति बनने की है जो वर्कआउट चूकता नहीं है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो प्रशिक्षण लेना आसान होता है, लेकिन जब आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं तो वहां दिखना महत्वपूर्ण होता है, भले ही आप उम्मीद से कम करें। 5 मिनट के लिए जिम जाने से आपके प्रदर्शन में सुधार नहीं हो सकता, लेकिन यह आपकी पहचान की पुष्टि करता है। व्यवहार परिवर्तन में सब या कुछ नहीं चक्र एक खतरा है जो आपकी आदतों को पटरी से उतार सकता है। एक अन्य संभावित खतरा, खासकर यदि आप हैबिट ट्रैकिंग का उपयोग कर रहे हैं, तो आप गलत चीज को माप सकते हैं। आदत को कब ट्रैक करना है, कब नहीं, ये समझना। मान लीजिए आप एक रेस्तरां चला रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपका शेफ अच्छा काम कर रहा है। सफलता को मापने का एक तरीका इस पर नजर रखना है कि प्रत्येक दिन कितने ग्राहक भोजन का भुगतान करते हैं। यदि अधिक ग्राहक आते हैं तो भोजन अच्छा होना चाहिए, यदि कम ग्राहक आते हैं तो कुछ गलत होना चाहिए। हालांकि यह माप दैनिक राजस्व केवल इस बात की सीमित तस्वीर देता है कि वास्तव में क्या चल रहा है। कोई भोजन का भुगतान करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने भोजन का आनंद लिया है। ऐसी कोई संभावना नहीं होती कि असंतुष्ट ग्राहक भोजन करेंगे और भाग निकलेंगे। वास्तव में यदि आप केवल राजस्व को माप रहे हैं तो भोजन खराब भी हो सकता है, लेकिन आप इसकी भरपाई मार्केटिंग या छूट या किसी अन्य विधि से करते हैं। इसके बजाय ये ट्रैक करना अधिक प्रभावी हो सकता है कि कितने ग्राहक अपना भोजन पूरी तरह समाप्त करते हैं, या शायद उन ग्राहकों का प्रतिशत जो उदारता के साथ टिप छोड़ते हैं। किसी विशेष व्यवहार को ट्रैक करने का नकारात्मक पक्ष यह है कि हम इसके पीछे के उद्देश्य की बजाय संख्या से प्रेरित हो जाते हैं। यदि आपकी सफलता को त्रैमासिक आय के आधार पर मापा जाता है तो आप त्रैमासिक आय के लिए बिक्री, राजस्व और लेखांकन को उसके अनुकूल करेंगे।
यदि आपकी सफलता को पैमाने पर कम संख्या से मापा जाता है तो आप स्केल पर कम संख्या के लिए अनुकूलन करेंगे, भले ही इसका मतलब है कि कैश डाइट, जूस क्लेज और वसा घटाने की गोलियां लेना ही क्यों ना हो। मानव मन सिर्फ जीत चाहता है, चाहे जो खेल खेला जा रहा हो। ये खतरा जीवन के कई क्षेत्रों में स्पष्ट होता है। हम सार्थक काम करने की बजाय लंबे समय तक काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम स्वस्थ होने के बारे में जितना केंद्रित होते हैं उससे ज्यादा हम 10,000 कदम चलने की परवाह करते हैं। हम सीखने, जिज्ञासा और महत्वपूर्ण सोच पर जोर देने की बजाय मानकीकृत परीक्षणों के लिए सिखाते हैं। संक्षेप में, हम उस बात के लिए अनुकूलित होते हैं जिसे माप सकें। जब हम गलत माप चुनते हैं तो हम गलत व्यवहार प्राप्त करते हैं। इसे कभी कभी गुडहॉट विधि के रूप में जाना जाता है। यह अर्थशास्त्री चार्ल्स गुडहॉट के नाम पर रखा गया सिद्धांत है, जो कहता है जब एक उपाय लक्ष्य बन जाता है तो यह अच्छा उपाय नहीं रहता है। माप केवल तब उपयोगी होता है जब यह आपका मार्गदर्शन करता है और संदर्भ को एक बड़े चित्र में जोड़ता है, न कि तब जब यह आपका उपभोग करता है। प्रत्येक संख्या समग्र प्रणाली में फीडबैक का अंश मात्र है। हमारी डेटा संचालित दुनिया में हम संख्याओं को ज्यादा करके आंकते हैं और कोई भी चीज जो स्पष्ट, नर्म और मुश्किल से निर्धारित की जाने वाली होती है उसका मूल्य कम आंकते हैं। हम गलत सोचते हैं कि जिन कारकों को हम माप सकते हैं वे केवल वही कारक मौजूद होते हैं। आप किसी चीज को माप सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वही सबसे महत्वपूर्ण है। आप किसी चीज को माप नहीं सकते तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है। कहने का मतलब है कि हैबिट ट्रैकिंग को उचित स्थान पर रखना महत्वपूर्ण होता है। अपनी आदत को रिकॉर्ड करना और प्रगति को ट्रैक करना संतोषजनक एहसास दे सकता है, लेकिन माप केवल एक चीज नहीं है जो मायने रखती है। इसके अलावा प्रगति को मापने के कई तरीके होते हैं और कभी कभी फोकस को पूरी तरह से शिफ्ट करने से भी मदद मिलती है। यही कारण है कि बिना पैमाने की जीत वजन घटाने के लिए प्रभावी हो सकती है। पैमाने पर संख्या अटक सकती है, इसलिए यदि आप केवल उस संख्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी प्रेरणा शिथिल हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपकी त्वचा बेहतर दिखाई देती है, या आप पहले उठने लगे हैं, या आपकी सेक्स ड्राइव बढ़ी है। ये सभी आपके सुधार को ट्रैक करने के उचित तरीके हैं। यदि आप पैमाने की संख्या से प्रेरित महसूस नहीं कर रहे हैं तो शायद एक अलग माप पर ध्यान केंद्रित करने का समय है, जो आपको प्रगति के ज्यादा संकेत देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने सुधार को कैसे मापते हैं, लेकिन हैबिट ट्रैकिंग आपकी आदतों को अधिक संतोषजनक बनाने का सरल तरीका प्रदान करती है। प्रत्येक माप थोड़ा सा प्रमाण प्रदान करती है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इससे अच्छी तरह से काम करने की तात्कालिक खुशी का संक्षिप्त क्षण भी मिलता है। अध्याय का सार: सबसे ज्यादा संतुष्टि का अनुभव तब होता है जब आप प्रगति को महसूस करते हैं। आदत को ट्रैक करना यह मापने का सरल तरीका है कि क्या आपकी कोई आदत बनी है। जैसे कैलेंडर पर क्रॉस का निशान बनाना। कड़ी को कभी नहीं तोड़ें, अपनी आदत की रेखा को जीवित रखें। हैबिट ट्रैकिंग और माप के अन्य देखे जाने योग्य रूप आपकी प्रगति के स्पष्ट साक्ष्य देकर आपकी आदत को संतोषप्रद बना सकते हैं। दोबारा करने से कभी चूकिए मत। यदि आप एक दिन चूक जाते हैं तो जितनी जल्द संभव हो सके पटरी पर आ जाएं। सिर्फ इसलिए कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं हो जाती कि आप उसका मापन कर सकते हैं।